हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं 28 इयर्स लेटर फिल्म को, जो कि रिलीज हो गई है। जिस फिल्म के पहले टीजर के रिलीज होते के साथ में ही मैंने ये मन बना लिया था कि मैं डैनी बॉयल की फिल्म के एक्सपीरियंस को बस ऐसे ही ट्रेलर देख करके खराब नहीं करूंगा, क्योंकि उनके डायरेक्शन में किसी अलग तरीके की वाइब अगर आप उनकी फिल्में देखते हो तो पता चल जाएगा कि किस तरीके की होती है। और ऊपर से ये डियो एलेक्स गार्डलैंड के साथ फिर से रियूनाइट हुआ है, जिस जोड़ी ने इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2002 में की थी। और हाँ, फिल्म का टाइटल 28 वीक्स लेटर था और उस फिल्म को मैंने बस उसका वो कहते हैं ना कि कवर देख करके पूरी तरीके से पागल होने के बाद देखा था कि भाई कुछ क्रेजी देखने वाला हूँ। और नो डाउट उस फिल्म ने अपने एरा के हिसाब से ज़ॉम्बी के यूनिवर्स में कुछ यूनिक कर दिखाया था, जिसके बाद जाकर के वो फिल्म कहीं गायब सी हो गई थी। और फिर आई थिंक इसके कुछ सालों बाद निकल कर आई थी जेमी रनर और भी इद्रिस एल्बा और भी कुछ एक्टर्स से नाम याद नहीं, लेकिन टाइटल 28 वीक्स लेटर था। जिस फिल्म के टेक को देख करके उस टाइम पर तो ये बात पता नहीं चली थी कि उसी पुराने डायरेक्टर और राइटर की टीम के साथ मिलाकर के वो फिल्म बनाई गई है, लेकिन अब जबकि नॉलेज है और वो फिल्म मैंने देख रखी है, ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल उसी ट्रैक को फॉलो अप कर फिल्म के यूनिवर्स में कुछ अलग करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि समहाउ वर्क करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट इस फिल्म के इस विजन के हिसाब से अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर क्लियरिफिकेशन ये भी दे दूं कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको पुरानी दोनों फिल्मों को भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिल्म के स्टाइल से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इसका पहला पार्ट। इसके अलावा दूसरे पार्ट के एंड में कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है जिसका अब इस फिल्म की कहानी को देख करके किसी भी तरीके का सर पैर ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये सिचुएशन जिस तरीके से 28 साल बाद की टाइमलाइन में अगर कहूँ तो ट्रेलर के हिसाब से आपको बाप बेटे की डियो दिखाती है, जो कि मेनलैंड जाकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि हर टाइम पीरियड के हिसाब से अगर दुनिया एक ऐसे पॉइंट पर आकर के खड़ी हो जाए जहाँ पर अब चीजें पूरी तरीके से फिर से शुरू होगी, तो फिर ऐसे में नए कानून नए रूल्स इंसान जैसे तैसे कर बना ही लेता है। और यहाँ पर भी खुद को पूरी तरीके से आइसोलेटेड करने वाले लोग कुछ उसी तरीके की राह पर चल पड़े हैं, जिनमें अब ये डियो फिर से कहूंगा कि ट्रेलर के हिसाब से इस दुनिया में क्या कुछ एक्सप्लोर करेगा, उसका जवाब तो आपको ऑलमोस्ट कहूंगा कि 2 घंटे की फिल्म देख करके मिल जाएगा, जो कि अब थिएटर में हिंदी में भी रिलीज कर दी गई है, जिसके हिंदी वर्जन को मैंने नहीं देखा, लेकिन इंग्लिश वर्जन को देख करके तो ये बात कह सकता हूँ कि पता चल गई कि बड़े पर्दे पर न्यूड ज़ॉम्बीज सेंसर बोर्ड की मदद से आपको उस जगह को काला कर दिखाया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी फिल्म में देखने वाले विजुअल्स जो कहते हैं ना कि कुछ लोग देख करके थोड़े विचलित हो जाए कि हाँ उस तरीके के है। जिसके अलावा ये फिल्म जो सबसे बड़ा क्लिकबेट या फिर कह सकता हूँ कि ऑडियंस के साथ कुछ अलग तरीके से खेलती है, वो फिर से कहूंगा इसका ट्रेलर है, जो कि अब मैंने फिल्म देखने के बाद देखा। थैंक गॉड। क्यों, तो उस बारे में डेफिनेटली आगे बात करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर पॉइंट चल रहा है फिल्म की कहानी का, जिसमें इन दोनों के अलावा जूडी कॉमर का कैरेक्टर भी है, तो इसके अलावा रैल्फ फेल्नेस का आइकॉनिक सा कैरेक्टर भी, जिस कैरेक्टर से रिलेटेड मिस्ट्री और कहते हैं ना कि उसके पास को जानने में अब वेट नहीं हो रहा। सिचुएशन बिल्कुल वही है, लेकिन ओवर एंड ऑल क्या फिल्म आपका समय थिएटर जाने के लायक, वो भी आज के समय में बनाती भी है या नहीं, चलिए अब उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन कह सकता हूँ बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। जिन सभी से पहले अब बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो फिल्म की शुरुआत के ही रिव्यू में मैंने आपको काफी सारी इधर उधर की बातों के साथ साथ ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल्स दे दी है, जिनसे हटकर जो मैं ट्रेलर के पॉइंट की बात कर रहा था वो यही है कि ट्रेलर डेफिनेटली मिसलीडिंग है, जो आपको एक स्टोरी दिखा करके असल मायने में थिएटर में 2 कहानी दिखाता है, उसके बाद तीसरे आर्क में फिर से अलग रेंज में जाती है, या फिर सिंपली कहूँ पावर रेंजर ऐसा कुछ करती है, डेफिनेटली क्लिफ हैंगर के साथ, क्योंकि इस फिल्म के विजन को लेकर के मेकर्स की तरफ की पूरी पकड़ ट्रिलॉजी बनाने की है। यानी मेकर्स की तरफ से पहले ही इस फिल्म के विजन को किस तरीके से ऑडियंस के सामने आगे के लिए रखा जाएगा, वो इंटरव्यूज में बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया गया है। और नो डाउट इसके अलावा इसी यूनिवर्स की एक और फिल्म नेक्स्ट ईयर जनवरी के मंथ के रिलीज के लिए सेट कर रखी गई है, जिसे नीना डोकोस्टा ने डायरेक्ट किया है। बाकी फिल्म का टाइटल टेम्पल ऑफ द डूम ऐसे कुछ है, जिस यूनिवर्स में नीना डोकोस्टा इस तरीके के स्टाइल के साथ अगर फॉलो अप कर भी पाएगी या नहीं, तो वो फिर डेफिनेटली उनके लिए बड़ी बात ही होगी, क्योंकि देखा जाए तो इस फिल्म की कास्टिंग शानदार है। जिस हिसाब से तो फिल्म का बजट बढ़ना चाहिए, लेकिन डैनी बॉयल अपने यूनिक कॉन्सेप्ट को सिर्फ एक्टर के ही कंधों पर रख करके नहीं, बल्कि खुद के डायरेक्शन स्टाइल से भी चलाना चाहते हैं, जो कि उन्होंने इस फिल्म में कूट कर डाला है। जिस हिसाब से ये फिल्म उनके डायरेक्शन स्टाइल में डेफिनेटली फिट होती है, और एज अ फैन मैं जिस तरीके का विजन उनके डायरेक्शन का चाहता था, यहाँ मुझे वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई करता है, जो कि मैं क्लियरली कहूंगा कि कई लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि रेज वायरस को लेकर ज़ॉम्बीज, हाँ उन्हें ज़ॉम्बीज कहा जाता है, तो बता दूं कि जिस तरीके का एग्रेशन दिखाया जाता है, उस हिसाब से कैमरा बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस में इस कहानी को तो लेकर के चलता ही है, और इसी के साथ साथ मूवमेंट भी कुछ उस तरीके की है जो कि आपको मैं कह सकता हूँ कि पीछे ले जाती है। उस जमाने में जहाँ
पर एक इफेक्ट को दिखाने के लिए अगर अपरिचित याद होगा तो कैमरे को 360 डिग्री घुमाया जाता था, बिल्कुल यहाँ पर भी सिचुएशन एरो को लेकर के आपको कूल किलिंग्स दिखाने के लिए ली गई है। जिस अप्रोच को देख करके मैं इतना ज्यादा खुश नहीं हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा विजन अच्छा लगे। इसके अलावा आईफोन्स की जो बातें की जा रही थी वो तो इसके फोन के अलावा आगे जो लेंस लगाया गया है उससे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन एक ब्रांड एक नाम बनाना है इसलिए उसे भी मार्केटिंग मटेरियल में यूज किया जा रहा है, जिससे मैं तो रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन इसके अलावा फिल्म विजुअली दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और नो डाउट जिस तरीके के वो नाइट विजन में ज़ॉम्बीज को शूट करके कैमरे में कैद किया गया है वो स्टाइल भी बहुत वियर्ड थी और हाँ एक हिसाब से कहूंगा कि कूल भी लग रही थी। और इसके अलावा भी फिल्म में कई सारे डिस्टर्बिंग मोमेंट्स के अलावा कुछ और चीजें भी होगी इसके सेकंड एक्ट में, और फिर थर्ड एक्ट तो कहीं और ही निकल जाएगा और फिर उसके बाद अंत में ये फिल्म जैसे कि मैंने कहा एक अलग ही स्टोरी का हिंट दे करके अपना पैकअप कर रही थी। जिस तरीके की टोन से तो मैं पूरी तरीके से कनेक्ट था और कहीं ना कहीं इस फिल्म को देख करके मैं कह सकता हूँ कि मुझे तो काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली है, क्योंकि ज़ॉम्बी के दौर में डायरेक्टर का इस तरीके का टेक कुछ डेफिनेटली यूनिक ही टेबल पर लेकर के आता है, जिसमें सिर्फ एक सिंपल कहानी या फिर कहूँ दो अलग अलग कहानी नहीं बल्कि इमोशनल का एलिमेंट भी था। और असल कहानी स्पाइक के कैरेक्टर की थी जो कि इस फिल्म का लीड है, जो इस ज़ॉम्बी भरी दुनिया में अपने पेरेंट्स के साथ रह करके उन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। और इसलिए इस नए टैलेंटेड एक्टर को लेकर के यही कहूंगा कि उनकी परफॉर्मेंस आपको फिल्म में डेफिनेटली याद रह जाएगी, जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स के हर एक तरीके के आपको शेड दिखा दिए। इसके अलावा एक एलेक्स नाम का शायद कैरेक्टर था, भाई साहब चलो वो फिल्म देख लेना आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। लेकिन उसे छोड़ दूसरे नंबर पर लीजा यानी कि जूडी कॉमर रहेगी, जिन्होंने अपनी काफी अलग सी परफॉर्मेंस से इस बार फिर से ये बता दिया है कि वो कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। लेकिन यार उनके कैरेक्टर को लेकर के जो चीजें शुरुआत से लेकर के अंत तक जाती है यार वो कुछ अलग ही लेवल चला गया था। आई नो मानता हूँ कि फिल्म शायद अपनी बाहर की ऑडियंस को ध्यान में रखकर इस तरीके की चीजों को यूज कर रही थी, जिस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले अगेन कहूंगा इसके सीक्वल में किसी न किसी तरीके की प्रिपरेशन तो की ही गई होगी, क्योंकि रैल्फ के कैरेक्टर यानी कि डॉक्टर कैलिंसन के कैरेक्टर में कुछ वेरिएशंस निकल कर आते हैं और इस कैरेक्टर की मिस्ट्री इतने सालों में जो बिल्डअप बना करके बैठी है, फिर से कहूंगा कि टेम्पल ऑफ बोन में कहा जा रहा है कि कंटिन्यू किया जाएगा, तो उसे देखने में मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और बात की जाए एरन टेलर जॉनसन की तो उनके कैरेक्टर में भी आपको यार फैमिली मैन वाली वैल्यू नजर आती है और इसी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल पिता जो जैसे तैसे कर अपने बेटे को इस दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है वही सिखा रहा है। बाकी यहाँ कह सकता हूँ कि जिस तरीके की फिल्में उन्होंने क्रेवन द हंटर जैसे बना करके दी थी, इस फिल्म में उनका वो पाप पूरी तरीके से धुल जाता है। लेकिन मेरे लिए उनका कैरेक्टर इस फिल्म में उतना आइकॉनिक नहीं बन पाया जिसे मैं याद रखूं। बाकी इसके अलावा इस फिल्म में रेज ज़ॉम्बीज की 3 वैरायटीज दिखाई गई है, जिन पर फिलहाल तो किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशन अभी के लिए नहीं दी गई, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म डायरेक्ट अपने इस पॉइंट को एक आइसोलेटेड आइलैंड से शुरू करती है, वो भी टेलेटबीज के भाई टीवी शो को याद दिलाते हुए, जिस ओपनिंग ने मुझे स्टार वॉर्स के यूनिवर्स की याद दिलाई। क्यों अगर आपने देखी है तो ये फिल्म भी आपको उस टाइम पर कुछ उसी तरीके की वाइब देगी। जिन सब से हटकर फिल्म की एडिटिंग स्टाइल की तो तारीफ मैंने की ही है, लेकिन फिल्म के बीजीएम चॉइस पर मेकर्स ने किस तरीके के भाई वो वाइब निकाल करके दी थी वो डेफिनेटली मेरे दिमाग में घूम रही थी। और यही एकमात्र रीजन था कि ये फिल्म अपनी काफी अच्छी शानदार एडिटिंग के साथ साथ जो फास्ट पेस पकड़ कर चलती है उसमें बीजीएम एक समा बनाता है, जो एट दी एंड आपको भी मजबूर करेगा कि आप इस फिल्म के फ्लो के साथ जाकर के थिएटर में अपना टाइम दो। लेकिन ये भी याद रखना कि ये फिल्म सभी के टेस्ट के लेवल की नहीं है। जिन्होंने अगर इस फिल्म के ट्रेलर को देख करके बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी है तो अनफॉर्चुनेट उनके लिए थिएटर में डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। बाकी ज़ॉम्बी के कॉन्सेप्ट को भी समझ करके बिल्कुल भी भटकना मत, क्योंकि शुरुआत के फर्स्ट हाफ में आपको वो चीजें सेटिस्फाई कर जाएगी, लेकिन उसके बाद जाकर के ये फिल्म अपने एक अलग ही ट्रैक पर जाएगी और फिर थर्ड एक्ट में ये फिल्म अपना पैकअप करती है। ठीक मेरे इस वीडियो की तरह जिसकी और थोड़ी डिटेलिंग पर अगर इसकी रेटिंग्स के टाइम पर बात की जाए तो एक्शन के लिए जो कि इस फिल्म में शेकी कैमरा के हिसाब से जो रियल वर्ल्ड दिखाते हैं उसे ध्यान में रखकर डेफिनेटली 5 में से 3 स्टार लेंगे। तो वहीं कॉमेडी के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। जिसके बाद बात करें ड्रामा की तो इस वर्ल्ड में अभी के लिए तो उन्होंने ज्यादा चीजें एक्सप्लोर नहीं की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेकर्स इस यूनिवर्स को और भी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करे, जो कि डेफिनेटली इस फिल्म को बाकी दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखकर मेरे लिए 5 में से 3.5 स्टार की कैटेगरी में लाकर रखता है। जिसके बाद बात की जाए सस्पेंस की तो इस तरीके के मोड पर मैं इस फिल्म को जाते हुए तो नहीं देख रहा था, लेकिन खैर उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर मैं इस फिल्म को इस कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। जिसके बाद बात करें इस फिल्म के हॉरर फील की तो इन दोनों का ही बैलेंस फिल्म ने बहुत ही अच्छी तरीके से बरकरार रखते हुए मेरे लिए इस फिल्म को डेफिनेटली 5 में से 3 स्टार की कैटेगरी में ला करके रख देती है। जिसके बाद बात की जाए मास ऑडियंस की तो अनफॉर्चुनेट मास ऑडियंस इस फिल्म से खुद को उतना ज्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक सा कनेक्ट करते हुए इसे बी की कैटेगरी में रखेंगे। बाकी क्रिटिक्स की बात की जाए तो भाई सिनेफाइल्स की तरफ से इस फिल्म को अच्छा खासा प्रेज करते हुए डेफिनेटली जो स्कोर निकाल करके दिया गया है उस हिसाब से ये फिल्म उनकी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी डिजर्व करती है। तो वही मैं अपना ओपिनियन इस फिल्म पर जिस तरीके से आपको दे रहा हूँ उस हिसाब से रेटिंग B+ की बनेगी, यानी मेरी तरफ से गुड टू गो वाली फिल्म जो अगर आप थिएटर जाकर के एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो देख सकते हो। बाकी देखना न देखना वो ओपिनियन आपका है, मैंने अपना ओपिनियन इस फिल्म को देखने के बाद आपको दे दिया है। यानी फिर क्या अब वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा
मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.